वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 है वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हमने प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक थे उनके बारे में पढ़ा था और उसके बाद में परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। तो डाल्टन ने बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटे से छोटा कण होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। ठीक है, यहां तक हमें डाल्टन के बारे में पता चल गया था। डाल्टन ने परमाणु के बारे में इतना बता दिया था कि एक समान जो परमाणु होते हैं, यानी कि एक ही तत्व के जो समान परमाणु होते हैं वो आकार भार में कैसे होते हैं और रासायनिक गुणधर्म में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, और अन्य और भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भार, आकार में और रासायनिक गुणधर्मों में असमान होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इतना हमको बता दिया गया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने ये बताया था कि जो कोई भी परमाणु होता है वो कैसा रहता है, उदासीन होता है। यानी कि परमाणु में उपस्थित जो ऋणावेश होता है और उतना ही कितना होता है, धनावेश होता है। यानी कि जो परमाणु होता है वो मूल रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग और उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये और लोग हैं और बच्चे हैं वो भी देख सकें। ठीक है, और वो भी चैप्टर नंबर 7 को पढ़ सकें। जिन लोगों ने अभी तक ये साइंस स्टार्ट नहीं हुई है वो अभी चैप्टर 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या पिछली वीडियो भी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, लेकिन उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के एलिमेंट के बारे में। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर जो 7 का नाम है, हम पढ़ रहे हैं परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुण पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एटॉमिक थ्योरी, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्व पढ़ेंगे जो आवर्त सारणी में दे रखे हैं 1 से 30 तक। आप क्या करोगे, आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। ठीक है, और अपनी नोटबुक में या फिर अपने आप लिखते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम परमाणु क्रमांक 1 से। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 परमाणु क्रमांक बोरॉन का, 6 होता है कार्बन का, 7 होता है नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है फ्लोरीन का और 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का। 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 परमाणु क्रमांक होता है फास्फोरस का, 16 सल्फर और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। ठीक है, 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 होता है पोटेशियम, 20 होता है कैल्शियम, 21 पर आता है स्कैंडियम, 22 परमाणु क्रमांक होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम, फिर क्रोमियम, 25 परमाणु क्रमांक मैग्नीज का होता है, 26 होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकल का और 29 जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक जो संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, वो तुम्हारा हो गया कॉपर का और 30 होता है जिंक का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेरे साथ रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपको इस तरह से डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको याद करने की बताई थी, है ही। लाइबेपनॉफ नी यानी कि नियोन को अलग किया, उसके बाद नामागल सिप्सकल, आर्गन को अलग किया, इसके बाद ककस्टिप, यहाँ से किरमन, फेकोनी और कजन। इस तरह से आपको ये याद रखना है और आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है।
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। इस तरह से आपको डायरेक्टली ही याद रखने, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। मैंने आपको परमाणु सिद्धांत के बारे में स्टार्ट किया था, हमने परमाणु के बारे में पढ़ लिया था और परमाणु सिद्धांत में सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन के बारे में। तो डाल्टन ने एक तरह से परमाणु की परिभाषा दे दी थी, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया था कि परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है जो अविभाज्य होता है। डाल्टन के बाद हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था, ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने एक तरह से ये बता दिया था कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है, परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। इसके बारे में इन्होंने बता दिया था। लेकिन जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा सका था, ठीक है, यानी कि ये इसको वेरीफाई नहीं कर पाया था, ये इसके निष्कर्षों को यह नहीं समझा पाया था, कौन, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ क्या, रदरफोर्ड, ठीक है, किसके ऊपर किया गया था, ये गोल्डन फॉयल के ऊपर किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड का जो पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। और जो ये प्रयोग किया गया था इस रदरफोर्ड एवं इनके शिष्यों के द्वारा किया गया था, यानी कि जो इसके स्टूडेंट थे उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था। कब किया गया था, सन 1908 में, ठीक है, सन 1908 ईस्वी में ये प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग में क्या किया गया था, इस प्रयोग में एक स्वर्ण पन्नी या हम बोल सकते हैं झिल्ली, ठीक है, ये कैसी थी, बहुत पतली थी, बहुत पतली, ठीक है, जिसकी थिकनेस यानी कि मोटाई 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी थी, 10⁻⁷ मीटर थी। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 100 नैनोमीटर, ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 100 नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो इसने एक स्वर्ण की बहुत पतली पन्नी या फिर झिल्ली का उपयोग किया था और इस झिल्ली पर, ठीक है, ये क्या थी, गोल्डन फॉयल, और इस गोल्डन फॉयल पर अल्फा कण, कौन से कण, अल्फा कणों की क्या की थी, बमबारी की थी, बमबारी का मतलब क्या है, इस पर अल्फा कण बहुत सारे प्रक्षेपित किए थे, ठीक है, प्रक्षेपित मतलब किसी एक बिंदु से, ठीक है, और ये हो गई तुम्हारी पन्नी, इस पर बहुत सारे अल्फा कण क्या डाले गए थे यहाँ से, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अल्फा कण होते हैं, ये क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं, क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। इनको लिखा जाता है 2He4, क्या लिखा जाता है, 2He4, और इन पर जो आवेश होता है ये धनावेश होता है। तो ये कैसे होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं, कैसे होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने सन 1908 में एक प्रयोग किया था, ठीक है, इन्होंने एक बहुत पतली स्वर्ण पन्नी या झिल्ली ली थी जिसकी मोटाई थी 10⁻⁷ मीटर, यानी कि 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर कैसे लिख सकते हैं हम, इसको दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे, एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। यदि 10⁻⁹ मीटर में यदि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 100 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻2 में, और 10⁻�9 और 10⁻+2, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 10⁻7 बच जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻⁷ मीटर को हम 100 नैनोमीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि बहुत पतली एक स्वर्ण पन्नी या फिर झिल्ली का उपयोग किया था, गोल्डन फॉयल हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, जिसकी मोटाई थी 10⁻⁷ मीटर। इस पर अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण जो क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं, और ये कैसे रहते हैं, धन आवेशित कण होते हैं। इनकी क्या की गई थी, बमबारी की गई थी, और इनकी बमबारी की गई थी, और एवं इसकी दिशा को पता लगाने के लिए इस पन्नी के चारों तरफ, इस पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फाइड, क्या, जिंक सल्फाइड
जिंक सल्फाइड का लेप करके एक पर्दा लगा दिया था। क्या लगा दिया था? एक पर्दा लगा दिया था। ठीक है, इस पर्दे से क्या होगा, जब अल्फा कण होते हैं इस पन्नी में से गुजरेंगे। ठीक है, यदि वो बाहर जाते हैं, इस पन्नी से गुजर के आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, वो इस जिंक सल्फाइड वाले पर्दे से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या उत्पन्न करेंगे? फ्लैश उत्पन्न करेंगे। फ्लैश का तो मतलब आप जानते ही हो, मोबाइल में होता है ना फ्लैश लाइट। ठीक है, उसको हिंदी में कहा जाता है स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति उत्पन्न करेंगे कि फ्लैश उत्पन्न करेंगे, यानी कि एक तरह से छोटा सा हल्का सा माइनर कैसे लाइट जलाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये अल्फा कण की डायरेक्शन कहाँ पर है। इससे क्या पता चल जाएगा? अल्फा कण की डायरेक्शन पता चल जाएगा, यानी कि अल्फा कण की दिशा का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। ठीक है, ये होता कैसा है एक बार मैं रफ करके आपको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, इसके बाद हम इनके प्रेक्षण देखेंगे, यानी कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए थे, ठीक है, उससे हमें क्या मिला और उससे हमें कौन कौन से निष्कर्ष मिलते हैं, और रदरफोर्ड ने इन प्रयोग के आधार पर अपना कौन सा परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं और उसके बाद ये आपको मैं डायग्राम से बताता हूं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी की थी किसके ऊपर? एक गोल्डन फॉइल के ऊपर, यानी कि एक स्वर्ण की बनी हुई एक पतली सी झिल्ली के ऊपर या पतली सी पन्नी के ऊपर, जिसका जो थिकनेस थी, जिसकी जो मोटाई थी कितनी थी? 10⁻⁻7 मीटर थी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं एक डिवाइस बनाते हैं जो क्या करेगी, जो बमबारी करेगी। ठीक है, यानी कि अल्फा कणों की बमबारी करने वाला। ठीक है, इस तरह से यहाँ से निकलते हैं अल्फा कण, यहाँ से निकल के अल्फा कण इधर जाएंगे और यहाँ पर हम एक पन्नी बनाते हैं। ये हो गई तुम्हारी पन्नी। ठीक है, इस प्रकार से अब ये पन्नी होती है, ये चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? जिंक सल्फाइड से लेपा हुआ एक क्या है? पर्दा लगा हुआ है। क्या है? एक पर्दा है। ठीक है, एक पर्दा हम बना देते हैं जो चारों तरफ से इसको घेर के रखता है। ये इस तरह से ये पर्दा बन गया। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये पर्दा बन जाता है। और चलिए कोई बात नहीं, जैसा बनता है ठीक है यहाँ पर। ठीक है, आपको समझाने के लिए काफ़ी है इतना। तो ये क्या हो गया, यहाँ से निकलेंगे अल्फा कण निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्या है? एक स्वर्ण की क्या है? झिल्ली, यानी कि गोल्डन फॉयल है। क्या है? गोल्डन फॉयल। गोल्डन फॉयल। ठीक है, ये क्या है? जिंक सल्फाइड से बना हुआ, जिंक सल्फाइड लेपित क्या है? पर्दा है। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये एक आवरण है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां से जब अल्फा कणों की बमबारी की जाती है इस गोल्डन फॉयल के ऊपर, तो यहाँ से अल्फा कण की बमबारी होती है गोल्डन फॉयल के ऊपर। ठीक है, तो क्या होते हैं, बहुत सारे जो अल्फा कण होते हैं, अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, इससे निकल जाते हैं, बिल्कुल पार निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, बिल्कुल पार निकल जाते हैं, बिना मुड़े पार निकल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल पार निकल गए। तो पार निकल पर पता कैसे चलेगा कि अल्फा कण कहाँ से गया है? ये अल्फा कण जब इससे टकराएगा, इस जिंक सल्फाइड से लेपित जो पर्दा है इससे टकराएगा तो फ्लैश उत्पन्न करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अल्फा कण की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, किसके बारे में पता चल जाएगा? अल्फा कण की डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो इससे कौन कौन से पॉइंट बनते हैं इसके प्रयोग में? सबसे पहले हमने क्या किया कि अल्फा कण की बमबारी की, तो अधिकांशतः जो अल्फा कण थे वे बिना मुड़े या फिर कह सकते हैं बिना विक्षेपित हुए पन्नी से या झिल्ली से क्या निकल जाते हैं? पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। ओके, दूसरा प्रयोग क्या होता है, इस पर हमने और करके देखिए और बमबारी की, तो कुछ अल्फा कण होते हैं, कुछ अल्फा कण। ठीक है, अल्फा को इस तरह से लिखा जाता है। तो कुछ अल्फा कण होते हैं वो
कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कोण पर क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। किस प्रकार से विक्षेपित हो जाते हैं देख लीजिए। जैसे यहाँ से अल्फा, ये मिटा देता हूँ वहाँ से मैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ मैं मिटा देता हूँ, कुछ एक आध रहने देते हैं ताकि आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये अल्फा कण इससे टकराता है और जब यहाँ से वापस इसके अंदर से ये निकलता है तो कुछ एंगल पर क्या हो जाता है? टिल्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से गया। इसी प्रकार से यहाँ से गया और कुछ एंगल पर क्या हो गया? टिल्ट हो गया, यानी कि कुछ एंगल पर ये डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, ठीक है, यानी कि विक्षेपित हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि 20,000 जब 20,000 अल्फा कण हमने प्रक्षेपित करके देख लिए, इस पर बमबारी करके देख लिए, तो 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण, केवल एक ही अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है? विक्षेपित होता है, विक्षेपित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अल्फा कण इस पे जाता है, ठीक है, और क्या होता है? वापस इसी डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाता है, यानी कि गया और वापस आया। यानी कि क्या हुआ? जैसे ये लगा लीजिए, यहाँ से इसी कोण एक डायरेक्शन में जाता है और वापस इसी डायरेक्शन में वापस आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोण कौन सा था? 180 डिग्री, ठीक है, वापस आया तो भी कोण कौन सा? वो 180 डिग्री, यानी कि जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है, तो उसका कौन सा कोण बनाता है? वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो केवल एक ही ऐसा अल्फा कण था, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आप फॉइल लगा लीजिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे अल्फा कण की बमबारी की, तो कुछ अल्फा कण होते हैं, वो क्या होते हैं? ये क्या है? ये हो गया तुम्हारा जो जिंक सल्फाइड का पर्दा हो गया, ठीक है, ये तुम्हारी एल्युमिनियम फॉइल हो गई। इसमें से निकल के सीधे सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। कैसे निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं, आर पर निकल जाते हैं, मुड़ते नहीं है। कुछ अल्फा कण होते हैं, वो क्या होते हैं? कुछ विक्षेपित हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़े थोड़े एक एंगल पर टिल्ट हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन केवल एक ही अल्फा कण ऐसा था, जब 20,000 अल्फा कणों में हमने बमबारी करके देखी, जो क्या होता है? जो जिस एंगल पर जाता है उसी एंगल पर वापस आ जाता है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि वो 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है? वापस आता है, यानी कि ऐसे गया और इसी कोण से वो वापस आ जाता है, ठीक है। पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ से जाता है और वापस इसी कोण पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा ना हमें, जब इस पर फ्लैश उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? फ्लैश उत्पन्न होगा। जिंक सल्फाइड से लेपित इस पर्दे में फ्लैश उत्पन्न होगा तो हमें अल्फा कोण की डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। तो ये 3 प्रयोग किए गए थे, ठीक है, और 3 प्रयोग हमने इस तरह से देखे। अब ये क्या हुए? प्रेक्षण। हमने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को हमने इस प्रकार से देखा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटित होता है, ठीक है। तो ये जो प्रयोग था, ये रदरफोर्ड के लिए वाकई बहुत अविश्वसनीय था। उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है। तो रदरफोर्ड ने एक बात बोली थी कि उसको यह प्रयोग एक प्रकार से ऐसा लगा था कि जैसे किसी 14 इंच के जो तोप का गोला होता है ना, 14 इंच का यदि तोप का गोला को यदि किसी टिश्यू पेपर पर यदि क्या किया जाता है? टिश्यू पेपर पर यदि प्रक्षेपित किया जाता है या फिर उस पर बमबारी की जाती है, तो वो टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आता है उसी डायरेक्शन में और हमको खुद को क्या पहुंचाता है? चोट पहुंचाता है। क्योंकि ऐसी घटना तो कभी घटित ही नहीं हो सकती, क्योंकि 14 इंच का तोप का गोला का मतलब समझते हो क्या होता है? 14 इंच का तोप का गोला बहुत बड़ा होगा, जिससे क्या है? इससे तो मतलब ये लगाओ कि बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। तो इसका मतलब टिश्यू पेपर क्या होता है? जिससे हम हाथ वगैरह पहुंच जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, हाथ पहुंचते हैं ना, उससे वो होता है टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर से वो 14 इंच का गोला टकरा के वापस आ जाता है और हमें चोट पहुंचाता है। तो ये घटना तो कभी घटित ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है? अविश्वसनीय घटना है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। रदरफोर्ड को भी बिल्कुल यही बात यहाँ पर दिखी कि उसको ये विश्वास नहीं हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि 20,000 में से कोई एक अल्फा कण ऐसा भी होता है जो उसी कोण पर वापस आ जाता है, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर वापस आ जाता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन वो जाता है उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसको इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अब उसके आधार पर ये प्रेक्षेपण हुए और इन प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले? कुछ निष्कर्ष निकाले, यानी कि रिजल्ट निकाले, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र जो प्रयोग किया गया था, मैंने आपको बताया था 1908 में। क्या बताया था? 1908 में। तो वो 1908 नहीं है, वो 1911 में हुआ था। क्या हुआ था? 1911 में। हाँ, यहाँ पर लिख के बता देता हूं, ये 1911 में
किया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड और इसके शिष्यों के द्वारा, यानी कि इसके स्टूडेंटों के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। इसका पहला निष्कर्ष आप ये देख लीजिए कि अधिकांश अल्फा कण होते हैं वो बिना मुड़े विक्षेपित हुए या बिना विक्षेपित हुए क्या लेकर जाते हैं? पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, उसके आर पार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। तो परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है, ठीक है। उसके साथ कैसा होता है? आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। क्योंकि यदि उस भाग में यदि कोई ना कोई आवेश होता तो क्या होता? जो अल्फा कण होते हैं वो कहीं ना कहीं से क्या होते? प्रतिकर्षित होते या फिर आकर्षित होते, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। परमाणु का अधिकांश भाग होता है खोखला होता है और वो कैसा होता है? आवेशहीन होता है, ठीक है। और क्या निष्कर्ष निकले? दूसरा इससे निष्कर्ष निकलता है, दूसरा पिक्चर देखिए कि अल्फा कण होते हैं वो कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि परमाणु का ऐसा कुछ भाग ऐसा भी होता है जो क्या होता है? धनावेशित होता है। यानी परमाणु का कुछ भाग कैसा होता है? धनावेशित होता है, धनावेशित होता है, जिसके प्रतिकर्षण के कारण, क्योंकि अल्फा कण कौन से होते हैं? अल्फा कण भी धनावेश रखते हैं और परमाणु का कुछ भाग भी कैसा होता है? धनावेश होता है। तो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। जिसके प्रतिकर्षण के कारण ही जो अल्फा कण होते हैं कैसे हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रेक्षण बताता है कि 20,000 में से केवल एक ही अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर क्या हुआ था? विक्षेपित हुआ था। तीसरा पॉइंट बनता है कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है, संपूर्ण धनावेश, वो एक केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। क्योंकि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, इसी कारण, ठीक है। जैसे ये परमाणु हो गया और परमाणु के केंद्र में क्या हुआ? धनावेश स्थित हो गया, ठीक है। और जब धनावेश पर जब कोई धनावेश कर जाएगा तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और वापस क्या होगा? उसी एंगल से वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग धनावेश होता है, क्योंकि संपूर्ण धनावेश ही यहाँ पर केंद्रित होता है, ठीक है। इसने ये बताया था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है वो क्या कहाँ पर केंद्र होता है? वो एक इसके केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। ये क्या बताए थे? इन्होंने निष्कर्ष बताए थे और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। देखिए कि निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु होता है, ठीक है, ये परमाणु में बना देता हूं, ये परमाणु हो गया, कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है उसमें ही क्या? संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान स्थित होता है, ठीक है। परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या होता है? संपूर्ण धनावेश स्थित होता है, यानी कि केंद्र में क्या होता है? केंद्र में संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज स्थिर होता है और क्या होता है? संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा गया? इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहा गया, ठीक है। तो ये हो गया कि केंद्र में क्या होता है? संपूर्ण धनावेश होता है और द्रव्यमान स्थित होता है। तो नाभिक का इसने डायमीटर बताया था, यानी कि नाभिक का व्यास बताया था कि जो नाभिक का व्यास होता है वो पूरे परमाणु के व्यास से क्या हुआ? कम होगा। यानी कि जो पूरे परमाणु का जो आयतन होता है, ठीक है, पूरे परमाणु का जो आयतन होता है उसमें पाए जाने वाला नाभिक का आयतन हुआ क्या हुआ? इससे कम होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, चलो नाभिक, ये तो हो गया नाभिक। मैं बताता हूं आपको परमाणु। तो परमाणु का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक स्थित होता है, इसका जो व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। यानी कि ये तो परमाणु का व्यास हो गया, ये पूरा वाला, और यहाँ पर नाभिक का व्यास ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया 10⁻10 मीटर और ये हो गया 10⁻⁻15 मीटर, इस तरह से,
ठीक है। तो मॉडल में क्या बताता है कि जो परमाणु होता है इसके केंद्र में संपूर्ण धनावेश स्थित होता है और साथ में केंद्र में क्या होता है, द्रव्यमान स्थित होता है। दूसरा इसका पॉइंट बनता है इसके परमाणु मॉडल में, इसने बताया था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है, और इस खोखले भाग में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित परिधि में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित परिधि में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और इन्हीं परिधि को क्या कहा गया, कक्ष कहा गया, कक्षा क्या कहा गया, कक्षा, या पर हम कह सकते हैं कोष कहा गया, कोष कहा गया। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, इसको ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण जो परमाणु होता है कैसा रहता है, उदासीन होता है। उदासीन क्यों होगा, क्योंकि परमाणु में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसी निश्चित संख्या में नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो समान संख्या में नेगेटिव चार्ज होता है और समान संख्या में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो परमाणु कैसा रहता है, उदासीन रहता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने बिल्कुल प्रूव कर दिया था कि जो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो गया इसका मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसकी जो संज्ञा दी गई थी, उसकी संज्ञा जो सौर मंडल का जो मॉडल है उसके आधार पर दी जाती है। यानी कि जिस तरह से नाभिक मध्य में होता है उसके स्थान पर सूर्य होता है, ठीक है। यहां पर बना देता हूं सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या होता है, मध्य में होता है सौर मंडल के मॉडल में, और इसके चारों तरफ होते हैं जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ग्रह होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जिस तरह से सूर्य मध्य में स्थित होता है तो परमाणु के मध्य में कौन होता है, नाभिक स्थित होता है जिस पर धनावेश होता है, और इस नाभिक के चारों तरफ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, और जिन कक्षाओं में जिन स्थानों पर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, इनकी ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, और इसके आधार पर जो प्रेक्षण बताए गए थे मैंने आपको बता दिए, इसके निष्कर्ष भी मैंने आपको बता दिए, और रदरफोर्ड का मॉडल भी मैंने आपको बता दिया है कुछ हद तक। यानी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, उसी के आधार पर आगे और खोज होती गई, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ही आने वाली शोधों के लिए क्या बना, आधार बना, यानी कि बेस बना, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ एक कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये इस बात को पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने तरंग गति का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन होता है, उन्होंने बताया था यदि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता है वो यदि नाभिक के चारों तरफ यदि चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाभिक है, यदि वो नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाता रहेगा तो उसकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होगी, इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और लास्ट में नाभिक में जाके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, वो वापस से अंदर नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो ये इस बात को रदरफोर्ड बिल्कुल भी नहीं समझा पाए थे कि जो मैक्सवेल ने बताया था कि ऐसा होता है, यानी कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता रहता है लगातार नाभिक के चारों ओर, और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी आती है, और ऊर्जा में कमी आने के कारण वो नाभिक में एक दिन गिर जाता है। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, तो इस बात को रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाए थे, और ना ही इन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु होता है उसका स्थायित्व किस प्रकार से होता है। लेकिन इतना हो गया था कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग और उनके मॉडल के आधार पर आगे और खोज होती गई, और एक आधार बन गया था कि परमाणु के बारे में, ठीक है, परमाणु के बारे में एक आधार बन गया, इस यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर ही आगे परमाणु की खोज होती गई, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो नील्स बोर ने, वैज्ञानिक होते नील्स बोर, उन्होंने रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल के आधार पर ही इनके दोषों को दूर करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इसका जो अपग्रेड वर्जन बन के आया था वो था नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर के बारे में। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के प्रेक्षण कौन से थे, इसके निष्कर्ष क्या थे, और उसने क्या मॉडल दिया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, ये था स्वर्ण पत्र प्रयोग। इसके मेन बात आपको ये याद रखनी है कि अल्फा करके बमबारी की जाती है किस पर, एक गोल्डन फॉइल पर, इसके चारों
चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया था जिंक सल्फाइड से लेपित। ठीक है, और होता क्या है, सभी कण होते हैं आर पार निकल जाते हैं, कुछ कण होते हैं एक कोण में विक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन 20,000 में से एक कण होता है जो वापस लौट के आता है। इसका मतलब बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, यानी कि संपूर्ण धनावेश बीच में ही केंद्रित होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मेन पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिए, साथ में लिखा भी दिए। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नील्स बोर की परिकल्पना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नील्स बोर की परिकल्पना है। परिकल्पना या फिर जो उसने परमाणु मॉडल दिया था उसके बारे में। ठीक है, तो जब रदरफोर्ड वो फेल हो गए थे, ठीक है, कुछ बातों को समझाने में, तो नील्स बोर ने क्या किया था, भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था और रदरफोर्ड के जो प्रयोग थे उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल, इस परमाणु मॉडल में उन्होंने कुछ बातें बताई थी, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात उन्होंने यही बताई थी कि जो परमाणु होता है, ठीक है, उसका संपूर्ण धनावेश किसमें केंद्र होता है, उसका जो संपूर्ण धनावेश होता है वो केंद्र में स्थित होता है। यानी कि केंद्र क्या होता है, नाभिक हो गया। ठीक है, और संपूर्ण धनावेश कहां पर केंद्रित हो गया, नाभिक में केंद्रित हो गया। और नाभिक में संपूर्ण धनावेश के रूप में पाए जाते हैं प्रोटॉन। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटॉन की बात कर दी थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी बात बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित त्रिज्या में, यानी कि ये एक परमाणु हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसका नाभिक। नाभिक पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण। ठीक है, तो इसने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित त्रिज्या में, ठीक है, यानी कि और देख लो, एक निश्चित त्रिज्या में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं या फिर गति करते रहते हैं। और ये निश्चित त्रिज्या या फिर जो ऊर्जा का पथ होता है, निश्चित त्रिज्या या ऊर्जा का पथ, ऊर्जा का पथ क्या कहलाता है, कक्षा कहलाती है या कोष कहलाते हैं, या इन्हीं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ऊर्जा स्तर इन्हीं को कहा जाता है, यानी कि उनको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्बिट या फिर ऊर्जा लेवल इनको कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, इन ऊर्जा स्तरों को n से व्यक्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें चक्कर लगाता है, ऊर्जा स्तरों में, ऊर्जा स्तरों में या फिर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तीसरी बात इन्होंने बताई थी, इन ऊर्जा स्तरों को n से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल n से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल n से व्यक्त किया जाता है। और स्मॉल n का मान होता है वो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या के बराबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे n का मान माना जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n को k l m और n, और इस तरह से आगे चलता जाता है o p q, इस तरह से। यानी कि जो n बराबर 1 होगा तो वो कोष का नाम होगा k, ठीक है, n बराबर 2 होगा उस कोष का नाम होगा l, n बराबर 3 होगा उस कोष का मान होगा m, और n बराबर 4 होगा उस कोष का मान क्या होगा, n। ठीक है, तो ये n की वैल्यू होती है और ये इन कोष यानी कि ऑर्बिट के नाम होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हो गया नाभिक, नाभिक के चारों तरफ एक कोष बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये कोष हो गया k प्रकार का, k नाम हो गया इसका। दूसरा देख लीजिए, ये हो गया L, तीसरा M, चौथा ये N हो गया। इस प्रकार से कोष में बटे रहते हैं। यानी कि नाभिक के चारों तरफ ये कोष होते हैं, कक्षाएं होती हैं, वो कैसे होती हैं, सकेंद्रीय होती हैं, यानी कि इनका केंद्र कैसा होता है, एक ही होता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं। ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं, यानी कि इनका केंद्र कैसा होता है, एक ही होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं ऊर्जा स्तरों पर निश्चित संख्या में और निश्चित ऊर्जा स्तर में क्या कहलाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। तो एक निश्चित ऊर्जा स्तर में यानी कि एक निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसके ऊर्जा के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो n बराबर 1 इस पहले वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा तो उसकी जो ऊर्जा जितनी होगी उतनी ऊर्जा उसकी हमेशा ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही n का मान बढ़ता चलेगा, यहाँ पर n बराबर कितना है, 1 है, यहाँ पर n बराबर कितना है, 2 है, यहाँ पर n बराबर कितना है, 3 है, यहाँ पर n बराबर कितना है, 4 है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। यानी कि परमाणु में जैसे ही ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता चलेगा, इनकी एन का मान बढ़ता चलेगा और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, नाभिक से दूर होता हुआ चला जाएगा और उसकी जो ऊर्जा है वो भी बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एन का मान बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की और इसके साथ साथ वो क्या होते हैं, नाभिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित पथ में ही हमेशा गति करते रहेंगे, उनकी एक निश्चित ऊर्जा होगी यदि वो एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग NH/2π हो। ठीक है, यदि किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन तभी ही गति कर सकता है, तभी चक्कर लगा सकता है जब उसका कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि उसका जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग वो H/2π का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, अब कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है संवेग इनटू त्रिज्या। यानी कि किसी भी, देख लीजिए यहां पर लगा दीजिए कि कोई भी ए प्लस हो गया, इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर लगाने का इलेक्ट्रॉन का ये तो क्या होगा, ये इसकी वेग की डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, वेग हो गया, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और इसका एक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई तो मास तो होता ही है, तो इसका जो संवेग होता है, संवेग को P से डिनोट किया जाता है, तो संवेग होता है P बराबर mv। ये क्या हो गया, इसका संवेग हो गया। यदि इसका हमें कोणीय संवेग देखना है तो इस संवेग में हमको त्रिज्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि mvr क्या बन जाता है, J बराबर mvr, यानी कि कोणीय संवेग बराबर होता है mvr। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, mvr बराबर होगा NH/2π के। यदि ये कंडीशन यदि प्रूफ होती है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका यदि कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π के बराबर होता है तो वो एक निश्चित कक्षा में हमेशा गति करता रहेगा। ठीक है, और उसके ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। तो ऊर्जा में कब कमी आती है और ऊर्जा में कब बढ़ोतरी होती है, तो होता क्या है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, यहां बता देता हूं मैं आपको इस डायग्राम में, ये लगा लीजिए, जैसे यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक निश्चित कक्षा में अपनी गति कर रहा है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा मिल जाती है, क्या मिल जाती है, इसको कुछ ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, तो ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। तो इसकी क्या, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा बढ़ने से ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। ठीक है, यदि इसकी ऊर्जा का क्या कर दिया जाता है, निकास कर दिया जाता है, यानी कि ये ऊर्जा को अपनी को त्याग देता है, इसकी ये अपनी ऊर्जा को त्याग देता है, तो ये वापस से उसी ऊर्जा स्तर में लौट आएगा। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, जब स्टार्ट में हमने ऊर्जा दी, ठीक है, तो ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, और यदि ये यहां से अपनी ऊर्जा का त्याग कर देता है तो वापस उसी ऊर्जा स्तर में ये लौट आता है। तो ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण के कारण ही यहां पर क्या बनता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम यानी कि रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये होता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब देखते हैं इसकी सीमाएं, यानी कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी, जबकि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उससे विकसित था ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि यह केवल एक ही परमाणु, यानी कि इसने हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ही बताया था। हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ही इसने क्या किया था, रिसर्च किया था, और उसी के आधार पर इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, केवल एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बारे में यह ना तो व्याख्या कर सका था, ठीक है, और यदि किसी उच्च विभेदन क्षमता वाले उपकरण के द्वारा इसके जो रेखिक स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो इन्होंने बताया था कि इसका जो रेखिक स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, वन लाइनर होता है। लेकिन जब उच्च विभेदन क्षमता वाले किसी उपकरण से इसके रेखिक स्पेक्ट्रम को देखा गया तो उसमें बहुत सारी लाइन मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं मिलती हैं, तो उसके बारे में भी नील्स बोर है वो कुछ बता नहीं पाए थे, वहां पर भी वे फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे और बहुत सारे तत्वों का निर्माण होता है, बहुत सारे परमाणु की खोज होती रहती है। ठीक है, तो शुरुआत में आवर्त सारणी में 35 तत्वों की खोज की गई थी, उसके बाद आवर्त सारणी में आज की तारीख में 118 तत्वों के बारे में हमको पता चल जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, तो इन तत्वों के
समायोजन में काफ़ी दिक्कत आने लगी थी, इनको व्यवस्थित करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा था, इसलिए इन तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो इन्हीं तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता को लेकर है कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत किया गया था, ठीक है, और आवर्त सारणी का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। जो अपना ये नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग और नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन होती है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि अभी भी काफी कम बच्चे हैं वो अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को तो अभी भी पता नहीं है कि कहां से उनको ऑनलाइन स्टडी करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो और दोस्तों की, भाई बहनों की मदद कीजिए और उनको बताइए कि भाई यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, ठीक है। जल्दी मैं आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग बहुत बोलते रहते हो, तो आप लोग ये सभी सुन लीजिए, नेक्स्ट मंडे से आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो आपको अवेलेबल होने लग जाएंगी, ठीक है। मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, तो आपकी नेक्स्ट मंडे को इंग्लिश की क्लास हो जाएगी, ठीक है। आप परेशान मत होइए और हम टाइम से अपना कोर्स है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा इंग्लिश ग्रामर से। ओके, तो अपन मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।